नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। हिचकोले खाती हुई स्टॉक एक्सचेंज कभी गिर जाए, कभी बढ़ जाए, कभी गिर जाए, कभी बढ़ जाए। आपको वजाहत के साथ ये बता दूं नाज़रीन, साइंसी तसव्वुर से, ठीक है, अब साइंसी तसव्वुर पूरा समझाऊंगा, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, आगाज़ में ही बता रहा हूँ। देखिए, असल में बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर फार्मूला जो आप अप्लाई करेंगे ना, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो फाइनेंस की किताब में लगता है, उसे कहते हैं कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या फिर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन मॉडल भी उसे कहा जाता है। अब लोग कहेंगे ये साइंसी बातें, ये साइंसी बातें नहीं है भाई। दुनिया के अंदर सबसे एस्टेब्लिश जो फार्मूला होंगे उन्हीं को यूज़ किया जाएगा। आपकी मर्ज़ी का फार्मूला नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। पाकिस्तानी जिद करके अपनी मर्जी का फार्मूला लगा ले, वो आपकी मर्जी। आप काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला नहीं बोल सकते, ठीक है। ये शौक आपके हो सकते हैं, या आप कॉमेडी प्रोग्राम में ये देख सकते हैं कि काली बकरी को सफ़ेद बकरी और सफ़ेद बकरी को काली बकरी कह दिया जाए। ये दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। तो आपको गॉर्डन मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, उसी से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मुस्तकबिल के अंदर आने वाले जितने फ़ायदे हैं उनको आज की तारीख़ में किस तरह से पेश किया जाएगा, ये है गॉर्डन मॉडल, ठीक है ना। और इसी से कारोबार की वर्थ निकाली जाती है। आप लोग जो कहते हैं प्राइस अर्निंग मल्टीपल, प्राइस अर्निंग रेशियो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। टाई सूट पूट वाला बाबू अंग्रेजी में आके उल्टी सीधी बातें कर दे ऑल फॉल, तो इसके माने ये नहीं है कि वो सही बोल रहा है, ठीक है, चाहे वो मैं हूं या कोई और। साइंस की किताब से रेफर किया जाएगा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट फार्मूले के मुताबिक ओवरबॉट, ब्लोटेड और ओवर वैल्यूड है। जो कोई शख्स स्टॉक एक्सचेंज में पैसे डाल रहा है, ये काम मीडिया का करने का नहीं है, ये काम SECP का करने का है। लेकिन चूंकि वो नहीं कर रहे, इसलिए मजबूर होकर मीडिया पे मुझे आपको कहना पड़ रहा है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस आई हैव ए राइट टू एन ओपिनियन। और मेरी ओपिनियन एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस ये कि मार्केट ब्लोटेड, ओवर वैल्यूड, ओवर प्राइस्ड है और पाकिस्तान की GDP की रिफ्लेक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर आपने जिद में मार्केट में फिर भी पैसे लगाने हैं, फिर भी आपको शौक हो रहा है, तो आप जाएं, किसने मना किया। लेकिन ये काम, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, ये ना मीडिया का है ना मेरा है, ये काम SECP का है कि वो आए और बाकायदा तौर के ऊपर मीडिया पर एक्सप्लेन करे कि किस फार्मूले के तहत स्टॉक एक्सचेंज इतनी ब्लोटेड, ओवर वैल्यूड और ओवर प्राइस्ड है। उनका काम है ये समझाना, मेरा काम नहीं है। और सरमायाकारों को प्रूडेंशियल पॉलिसीज अपनाना और प्रूडेंट रहना, ये जिम्मेदारी SECP की है कि वो आए, मीडिया पे जगह जगह सोशल मीडिया पर ये शेयर करे। पहले इनको व्हाट्सएप ग्रुपों से भी तकलीफ थी, अब मार्केट इतनी बढ़ा दी गई है और ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे। इनका काम है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बताएं कि भाई सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब आप पैसे लगा रहे हैं तो ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान की मार्केट की वॉलेटिलिटी देखकर, देखो वॉलेटिलिटी, दुनिया की मार्केटें गिर गई, दुनिया की मार्केटें कितनी गिरी, आपकी मार्केट कितनी गिरी, इसका तनासुब आपस में डिस्कस करो। किसी दिन गिर जाती है, सफाइयाँ पेश, बढ़ जाती है, डिस्को डांस शुरू, ये काम करने के नहीं है, ठीक है। मार्केट को बहुत हद तक बढ़ा दिया गया है नाजरीन। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये बातें तो अब कभी नोटिस में ही नहीं आएंगी। आप लोगों को क्रिप्टो से शिकायत है, फिर क्रिप्टो से क्यों शिकायत करते हो, फिर क्रिप्टो खोलो ना। अच्छा, खुल गया है, मुझे नहीं पता था ना। देखो, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, फिर एतराज किस चीज से, फिर हर चीज को खोल दो, फिर पॉली मार्केट को भी पाकिस्तान में खोल दो। सारी दुनिया में पॉली मार्केट चल रही ना, आप यहां पर भी पॉली मार्केट खोल दो, प्रेडिक्शन मार्केट खोल दो। अगर यही करना है तो खोल दो। इसका प्रॉब्लम वॉलिटिलिटी का होता है भाई। अब गोल्ड है, गोल्ड के अंदर इतनी वॉलिटिलिटी कभी नहीं देखी गई। देखो, ये खेल रहा है बंदा, ये बड़ा होशियार शाना आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। आपको लग रहा है ये सीधा आदमी है, सारी जिंदगी इसने गुजारी है कारोबार में। मैं सही आपको बता रहा हूं, ट्रंप एक गेम होती है, ये आपने खेली होगी, ये ताश के पत्तों की गेम है। मेरे मेहमान ने तो बहुत शौक से खेली होगी, अभी उनका तारुफ कराऊंगा तो उनसे पूछ के आपको बताऊंगा। उर्दू के अंदर इसको तुरुप कहते हैं। ट्रंप जो है वो बेसिकली, डोनाल्ड ट्रंप का नाम ट्रंप क्यों है, ये बहुत बड़े बड़े कैसीनोज के मालिक रहे हैं। आपको यार, आप लोगों को पता क्या है, आप लोगों को, आप कभी बाहर निकलो ना यार, चीचों की मलियां से बाहर तो निकलो। चीचों की मलियां से बाहर निकलोगे तो दुनिया दिखेगी ना आपको। आप लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, उसके साथ साथ इनके बड़े बड़े कैसीनो थे भाई।
लास वेगास गए हो कभी आप? अच्छा नहीं, आपने खाली T20 पे ही खेला है। नहीं, वैसे बता रहा था, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि ये क्रिकेट पे भी सट्टा होता है, मुझे नहीं पता। मैंने तो 1996 में हमारा हुआ था क्वार्टर फाइनल, ठीक है, उसके बाद मैंने बेंगलुरु एक शहर है वहाँ का, हिंदुस्तान का, मेरे ख्याल वहाँ पे हुआ था, ये चेन्नई में हुआ था, बस। उसके बाद फिर कभी क्रिकेट देखी नहीं। वो जो वेंकटेश प्रसाद की बॉल के ऊपर आमिर सोहेल आउट हुआ ना 1996 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में, उसके बाद यकीन करो कभी टीवी में क्रिकेट ही नहीं देखी, कभी नहीं देखी, टीवी ऑन ही नहीं किया मैंने। इतना मेरा दिल टूटा, मुझे याद है, इतना मैं रोया रात भर। अच्छा, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता? हाँ, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? सही बता रहा हूं। अगले दिन 4 लड़कियां गेम देख रही थी, एक पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था, इस साइड पे हरा झंडा लगाया हुआ था, इस साइड पे 2 लाइनें लगाई हुई थी। मैंने कहा किसका मैच हो रहा है? कह रही है भारत और हिंदुस्तान का मैच हो रहा है। मैंने कहा जीतेगा कौन? कह रहे पता नहीं, हमें लगता है इंडिया हार जाएगा। ज्यादा हो गई आप लोगों के साथ? नहीं, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, लेकिन अभी उनका तारुफ नहीं कराऊंगा, तजस्सुस बरकरार रहने दूंगा। कुछ अहम चीज़ें मेरे जहन में और भी थी क्रिकेट के बारे में। नहीं, क्रिकेट के बारे में क्यों कर रहा था, मैं तो मईशत का प्रोग्राम करता हूं। लेकिन चलो, आपके चेहरे पर अगर हल्की सी मुस्कुराहट लाने में कामयाब हो गया तो मेरा आज का मिशन पूरा हो गया। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब शारिक वोरा साहब, साबिक सदर KCCI। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम अली नासिर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बड़ी है कि ख़ित्ते में जो है हालात थोड़े ख़राब हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन खुल गया है। बच्चों की जो ही हम फीस ले लेंगे दोबारा से लॉकडाउन। अच्छा, ये नहीं बताना था। असल में वजह यह होती है कि देखें, जब यकम पास आ रही होती है ना, देखिए मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बात करता हूँ, इसीलिए मशहूर हूँ, झूठ में बोल नहीं सकता। कलमा गो हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हाँ, अकेला टेलीविज़न एंकर हूँ जो कलमा पढ़ता है टीवी के ऊपर। ये बात है, रियलिटी। आप माने नहीं माने, आपने नहीं सुना होगा किसी टीवी एंकर को कलमा पढ़ते हुए। क्यों? अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। बात ये होती है सर कि जब भी लॉकडाउन लगता है तो लोग बच्चों की फ़ीस देना बंद कर देते हैं। स्कूल वाले फ़ोन करते हैं फ़ीस दो, वो कह रहे हैं अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन तो मजाक उड़ता है। अब बात ये स्कूल दबाव डालते हैं हुकूमत पर कि स्कूल दोबारा खुलवाओ ताकि हम लोग फ़ीस ले लें। अब भी फ़ीस पकड़ लेंगे, यकम को फ़ीस हो जाए, फिर आप देखे दोबारा से लो, ना लगे तो पकड़ लेना। बाकी जहाँ तक बात रही विशफुल थिंकिंग की, विशफुल थिंकिंग आपसे मैं राय लेना चाहूँगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि प्लान ए सिनेरियो, ब्यूटीफुल सिनेरियो, जैसे एक यंगस्टर का होता है पाकिस्तान के अंदर, मेरी एक खूबसूरत सी लड़की से शादी हो जाए, है? या वो खाला की बेटी होती है या फुफ्फी की बेटी होती है, इनसे शादी हो जाए मेरी। शादी होने के बाद मेरे पास 2 बच्चे ही अच्छे हों, भले 6-7 हों, लेकिन उनमें से 2 अच्छे हों। और फिर उसके बाद जो है स्कूल में उनकी तालीम हो जाए, बड़े हो जाएं, फिर उनकी शादी हो जाए, फिर उनके नन्नों के साथ खेलूं। तो बात ये हो गया खूबसूरत वाली तस्वीर, जो हमारी तस्वीर है कि इस्लामाबाद में हमने डिस्कशन करवा ली, वहाँ पे बहुत अच्छा होगा, आपस में मिलेंगे, जंग ख़त्म हो जाएगी, ईरान कहेगा ची ठीक है, वेरी गुड, जंग ख़त्म, और हम खुशी खुशी अपने घर, वो अपने घर। लेकिन बी सिनारियो क्या है उसके मुतालिक आपको बता दूं। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी प्रायर प्लानिंग करनी है, जो कि पाकिस्तान की प्लानिंग अच्छी है। यानी उसमें पाकिस्तान को लॉकडाउन में भी जाना पड़ेगा, ऑस्टेरिटी भी करनी पड़ेगी, और अच्छा है कभी कभार दैट व्हेन बैड टाइम्स कम वन प्रिपेयर्स। तो आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट विद गुड डिप्लोमेसी पाकिस्तान कैन रिजॉल्व दिस इशू, एंड विद गुड प्लानिंग वी कैन फेस दीज प्रॉब्लम्स। तो मैं लोकलाइज रहता हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी में, आप भी माशाल्लाह अपने आप को पॉलिटिकल मामलों में नहीं फंसाते, मेरा भी मैंडेट यही है। तो व्हाट डज पाकिस्तान डू इन आवर इकोनॉमी टू फिक्स द सिचुएशन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीना से देखें, सिचुएशन जो डेवलप हुई है इस रीजन में बिकॉज ऑफ US इज़राइल वॉर जी ईरान के साथ, तो उसमें एक पहलू तो ये है कि पूरी दुनिया, जी, नॉट ओनली मुस्लिम वर्ल्ड बट द एंटायर वर्ल्ड की जो सेनर एलिमेंट्स हैं, जो महज़ब मुआशरे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, इवन इज़राइल का जो मुआशरा है वो भी इसको कंडेम करता है कि इस जंग में जो रोल अमेरिका और इज़राइल ने जिस टाइमिंग्स पर उन्होंने ये जंग शुरू की, वो टाइमिंग था कि शायद दुनिया में एक बहुत बड़ा अमन का दरवाज़ा खुल जाता, और वो ये था कि अमेरिका और ईरान का जो न्यूक्लियर आर्म्स की प्रोडक्शन पर एक मुआहदा होने जा रहा था, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी।
अच्छा, आई हैव स्पीड क्वेश्चन विद यू। आई नो आप बड़े डिप्लोमेटिक आदमी हैं और आपकी शीरी ज़ुबानी दरअसल सदर भी बन गए आपके CCI के अंदर, मिलनसार आदमी। मैं आपसे एक स्पीड क्वेश्चन करता हूँ। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन। आई थिंक ही हैज़ बीन थिंकिंग अबाउट डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। We are imagining in our mind that suddenly he made this decision. Even if he made this decision suddenly, I think the planning behind it was more than decade. मेरा ऐसा ख्याल है। I don't know whether you agree or disagree. अली नासिर, देखिए ये बड़ी आपने जो है ना, आई थिंक इट्स थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है आपका, या ऑब्जर्वेशन मैं इसको कहूँ अगर आपकी, कि बात ठीक है कि एक सुपर पावर एंड दैट टू सुपर पावर विच इज़ अमेरिका, तो उसका कोई भी जो एक्शन होगा वो मतलब है कि रिएक्टिव नहीं होगा, वो प्लान किया हुआ होगा, वो उनके जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में दुनिया को कैसे हैंडल करना है, यूनिवर्स को कैसे दुनिया को कैसे चलाना है, ऑयल के रिजर्व्स को किस तरह कब उन्होंने उसको कंट्रोल करना है और किसके लिए कंट्रोल करना है। तो आई एम श्योर कि ये जो प्लानिंग होगी ये ट्रंप की नहीं होगी, ये अमेरिका का जो थिंक टैंक है जो अमेरिका को एज सुपर पावर जिंदा रखना चाह रहा है और अभी तक जिंदा है, तो शायद ये उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा। बट ऑन द फेस ऑफ इट, और जो इस वक्त दुनिया जिस सिचुएशन में आ गई है उसमें एलाइज जो अमेरिका के हैं वो भी बड़ी प्रॉब्लम में है। इट्स नॉट ओनली के जो दूसरे लोग थे, फॉर एग्जांपल पूरा। लेकिन मैं माजरत आपको, आई एम इंटरप्टिंग यू। जी जी, क्योंकि मैं जानता हूँ माशाल्लाह आपकी स्ट्रेटेजिक आउटलुक भी बहुत अच्छी है, बट फ्रॉम एन इकोनॉमिक एंगल द वे ही इज प्लेइंग एंड द वे दे आर प्लेइंग विद द इकोनॉमी, पहले उन्होंने सोने की कीमत को बढ़ा दिया, हुशरबा उसमें इजाफा हुआ। आई थिंक आप भी माशाल्लाह मेरी तरह जवान ही हैं, आपने भी ज़्यादा नहीं देखी बाहरें, लेकिन यह कि स्टिल जो मूवमेंट हमने गोल्ड की प्राइस में देखी, मेरे ख्याल आपने अपने लाइफ टाइम में इस तरह की मूवमेंट नहीं देखी, जहां सडनली वी सॉ अ क्लाइम एंड अ स्पाइक इन द प्राइस ऑफ गोल्ड। गोल्ड इज नॉट अ वॉलेटाइल एसेट, गोल्ड इज ऑलवेज ऑर्गेनिक। तो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि somebody made a lot of money out of this war. मस्ट भी। देखिए इसमें तो ये जो वॉर टाइम्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं और इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत पैसा कमाती हैं। फॉर एग्जांपल शिपिंग है, मैरीटाइम है, पोर्ट्स हैं, और जो केमिकल पॉलीमर प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत स्टील प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया के, वो सडनली जो प्राइसेस हैं वो डबल ट्रिपल हो जाती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। पाकिस्तान में भी जो ट्रेडर्स थे जिनके पास स्टॉक थे, वो ऑन अ लाइटर नोट वो कहते हैं कोई हर्ज नहीं, अगर महीना 2 महीना और चल जाए जंग तो कम से कम प्राइसेस और 200-300% बढ़ जाएं। तो देखें अल्टीमेटली जो ट्रेड को, इंडस्ट्री को, कुछ सर्विसेज सेक्टर को डेफिनेटली बहुत एडवांटेज मिलता है। और हिस्टोरिकली स्पीकिंग जो वॉर्स होती हैं वो शायद ये आपको या सामीन के कानों को अच्छा ना लगे, लेकिन वॉर जो होती है वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है। भाई वर्ल्ड वॉर 2 ने अमेरिका की मईशत को बनाया। दैट इज अ फैक्ट। तो ये बात सही है? जी जी बिल्कुल। तो वही आपने मेरी उस बात को एंडोर्स। वर्ल्ड वॉर 2 ने अमेरिका की मईशत को बनाया। अमेरिका ये भी जानती है, उस ज़माने में अमेरिका के सदर तो मेरे ख्याल थे हैरी एस ट्रूमैन, जहाँ तक मेरा ख्याल है ट्रूमन थे। फिर ट्रूमन सदर थे अमेरिका के, दूसरी जंग अजीम के अंदर फातेह करार पाया अमेरिका, जबकि उनके बरे आज़म तक जंग नहीं पहुंची थी। कुछ आप 2 दिन थी जर्मनी की जो वहाँ तक शायद गई हूँ, लेकिन बरे आज़म अमेरिका तक जंग पहुंची नहीं। हाँ, पर्ल हार्बर का वाक़या पेश आया, बट वन कैन से दैट वाज हाफ वे अक्रॉस द पैसिफिक ओशन, इफ़ आई एम करेक्ट, ठीक है। लेकिन अमेरिका चूंकि उस जंग में फातेह हुआ, उसने बहुत सारा रिवॉर्ड रीप किया। और आप लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि एशिया तक में अमेरिका का फुटप्रिंट मौजूद था दूसरी जंग अजीम के बाद, और उससे पहले फिलिपाइन के ऊपर उनका कंट्रोल, और उसके बाद फिर जापान में जनरल मकार्थर का दौर को, पाकिस्तान में तो हम लोगों को पता नहीं, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान का आज़ाद होना, ये सब एक इंटरनेशनल ग्रेट गेम का हिस्सा है। ग्रेट नाउजुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए लफ्ज़ कभी, लेकिन इंटरनेशनल जो बिसात थी उसका हिस्सा। खैर, आपकी जानिब दोबारा से आता हूँ। सर, दूसरी चीज़ आप देखें, स्पाइक इन द प्राइस ऑफ ऑयल, फिर ड्रॉप, फिर स्पाइक, फिर ड्रॉप, फिर स्पाइक।
Sir, somebody is making a lot of money in oil. And mind you, this money is being made on paper or on telephone. ये मेरा ख्याल है। जी जी बिल्कुल, इसमें तो आपने पूरी दुनिया के जो मेन टीवी मीडिया पर सुना होगा कि अमेरिका के जो सेनेटर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है कि इन 6 मिनट्स जो ऑयल की प्राइस की न्यूज़ दी ट्रंप उससे पहले किसको पता लगी? उससे पहले 10 लोगों को पता था और उन्होंने उन 6 मिनट्स में शायद $560 मिलियन जो है वो बनाए थे। अच्छा। तो ये इन्वेस्टिगेशन होगी, बट हमें भी पहले बता दें, हम अपना कर्जा उतार दें IMF से। मेरी डोनाल्ड ट्रंप से गुजारिश है कि अगली दफ़ा जब भी सर आपको ये ऐलान करें, आप 5 मिनट पहले पाकिस्तान को बता दिया करें, हम IMF के कर्जे उतार देंगे। 3-4 दफ़ा अगर इस तरह हुआ तो 3-4 झटकों में हम IMF का कर्जा वापस, जो मुझे दिखाई दे रहा है। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो अब जो जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे थे कि वॉर के बात हम ये कर रहे थे, तेल की कीमत के अंदर जो उतार चढ़ाव आया, आपने बोला इन्वेस्टिगेशन भी उसकी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी बात नहीं है कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है, इससे पहले भी हो रहा है। लेकिन मैं आपके सामने ग्रिम सिनारियो पेश करता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ग्रिम, क्योंकि यार देखो मेरी काली ज़ुबान है, मैं उल्टी बात करता हूँ, है ना। पहले मैंने बोला कि ईरान के ऊपर खुदा न खास्ता हमला हो जाएगा और लोग मुझे गालियाँ देते, मतलब बुरा ना मानिएगा, वापस लेता हूँ, लोग मुझे मुगल्लज़ात बकते रहे। लेकिन मैंने कहा देखो, मैं आईने का वो हिस्सा देखता हूँ जहाँ लोग नहीं देखते, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ब्राइट आउटलुक के मालिक हैं। एंड बैड थिंग्स हैपन टू पीपल हु थिंक टू मच गुड। बुरा ना मानना, एक अंग्रेज़ी की फिल्म आई है, समथिंग रियली बैड इज़ अबाउट टू हैपन। आप पता है अभी एक फिल्म रिलीज़ हुई है, इस पर किताब पे है, किताब भी है एक अंग्रेज़ी की बड़ी मशहूर, समथिंग रियली बैड इज़ अबाउट टू हैपन। इसके माने ही हैं कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो जैसे बुज़ुर्ग थे ना पाकिस्तान के अंदर, पहले जो हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो हमेशा कहते थे शारिक साहब ये काम ना कीजिएगा, कुछ पता नहीं वक्त बहुत बुरा आने वाला है, क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त देखे थे, उन्होंने टिड्डी दल के हमले देखे थे, उन्होंने तूफ़ान और कहत देखे थे। हमारे लोगों ने सिर्फ प्रॉस्पेरिटी देखी है। दे डोंट नो दैट देयर इज़ अ रियली बैड टाइम कमिंग। प्रिपेयर करें, मेरा ऐसा ख्याल है। आई डोंट नो, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट जिसे कहते हैं, ये तो अंग्रेजी की कहावत है। जी जी जी। तो व्हाई वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट? अली नासिर, मेरे ख्याल में इन दी प्रेजेंट सिनेरियो, अभी तक की जो 1 माह की जंग का जो फॉल आउट है, उसमें जो पाकिस्तान ने मैनेज किया, आई थिंक दे हैव डन रियली वेरी वेल। हमारे बराबर के मुल्क में देख लें और बहुत सारे मुल्कों में देख लें जहाँ पर फ्यूल की सीवियर शॉर्टेजेस हैं, पेट्रोल पंप्स पे लाइन लगी हुई है, घरों में पूरा इंडिया देख लें, वो ठीक है, इंडिया का जो मीडिया है वो उसको ब्लैकआउट कर रहा है, जी जी। लेकिन वहाँ इतना बुरा हाल है कि वहाँ घरों में जो है वो चूल्हे जलने के लिए गैस अवेलेबल, वो हमारे चैनल देख लें, हम बता रहे हैं। और जी जी एग्जैक्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट गोज़ टू अवर प्लानिंग, और जो हमारी गवर्नमेंट है उसने दोनों फ्रंट पे, एक तो ये कि मुल्क में जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो फूड आइटम्स हो, चाहे फ्यूल हो, इसी तरह जो लाइफ है पाकिस्तान में आप देखें। नहीं, ये आप मसलियत के तहत कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि लॉकडाउन ना हो, आप ताजिर सनतकार सारे मिलकर चाह रहे हैं कि लॉकडाउन ना हो, लेकिन आपके कहने से नहीं होगा। ये मैं बता दूं, आप लोगों ने, सब चैम्बरों ने, फेडरेशन ने, सब ने बयान दे दिया है कि हम लॉकडाउन के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ मैसर है। सर ऐसे ना करें, सही बात बताएं। अली नासिर, देखिए लॉकडाउन पर बहुत आपको पता है कि गुफ्तगू हुई है, और डेफिनेटली चैम्बर्स में, फेडरेशन में हुई है, हर फोरम पर हुई है, लेकिन लॉकडाउन करके हमको हासिल क्या करना है? देखें ऑब्जेक्टिव कंजर्विंग रिसोर्सेज। देखें अगर तो ऑस्टेरिटी जवाब दे दिया आप, कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज जो हैं वो लॉकडाउन के बगैर भी हो सकते हैं। लॉकडाउन ऑस्टेरिटी जो है ना, वो आप जब तक इस पर कन्विंस नहीं होंगे कि मैं अपनी ड्राइविंग टाइम को मैनेज करूं, मैंने जिस जगह ज़रूरी जाना है वहाँ जाऊँ, जहाँ नहीं जाना वहाँ ना जाऊँ, और ये मिनहसुल माशरा एक एज कौम जब तक हम नहीं सोचेंगे। देखें रेगुलेशन से आप ऑस्टेरिटी नहीं ला सकते। वो प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि ऑस्टेरिटी करे, वो वजीर को भी चाहिए, गवर्नर को भी चाहिए, मिनिस्टर को भी चाहिए। तो मास ट्रांजिट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है, आवाम का काम तो नहीं, और ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए। आपको पता है कि सबसे बड़ा मिसयूज जो हमारे यहाँ पेट्रोल का होता है,
वो हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है। होता है। और वहाँ पर तो उनके पास कोई आदाद शुमार नहीं है कि किस आदमी के पास कितनी गाड़ियाँ हैं और वो कितना पेट्रोल कंज्यूम करता है। तो ऑस्टेरिटी जो है वो लॉकडाउन से नहीं आएगी, रेगुलेशन लाने से, एसआरओ लाने से नहीं आएगी, डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर से ऑस्टेरिटी नहीं आएगी। इट हैज़ टू बी वॉलंटरली विलफुल एक एक्शन होगा हम सबका, तो ऑस्टेरिटी आएगी। पूरी दुनिया में जब इस किस्म के कोई कामयाबी होती है तो वो एज नेशन, एज माशरा उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अग्रीड जी। नहीं, इट नीड्स टू बी कलेक्टिव जी। एंड कलेक्टिव विजडम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ी कम है। जी। फिर सही बात निकल गई, माजरत मुंह से। अच्छा मैंने गलत बोला है, कलेक्टिव विजडम सही गलत है या जो भी है। आप मुझे सच बताएं, आपने इतने लोगों की तज्जियाकारी सुनी होगी, सब ने कहा एक हफ्ते के अंदर जंग ख़त्म। एक हफ्ते में जंग ख़त्म हुई? नहीं हुई। आपने कहा मुतहमिल नहीं हो सकते, मुतहमिल चीन जो है वो मुतहमिल नहीं हो सकता कि सीपेक मुकम्मल ना हो। आज जनाब 13वां साल चढ़ गया है, बच्चा जवान हो गया, लेकिन सीपेक कुछ नहीं मिला हमें। ठीक है, 0/0। बुरा तो नहीं मान, सही सब कलमा पड़ा हुआ है, झूठ नहीं बोल सकता, देख कलमा पड़ा हुआ है। तो बात यह कि आई थिंक वी लुक टू मच टू द पॉजिटिव साइड। आवर प्रॉब्लम इज एक्सेसिव पॉजिटिविटी। वी आर एक्सट्रीमली नेगेटिव पीपल विद पॉजिटिव आउटलुक। कैसे मैंने आपको बात बताई थी कि एक्सट्रीमली नेगेटिव लोग हैं हम। किसी को कोई अच्छा लिबास पहने देख लें, आप इनसे पूछ लें, ये बड़े अच्छे खुश लिबास हैं, अच्छी शलवार कमीज आप ईद पर पहने, रिश्तेदारों या अजीजों के अंदर जाएं, वापसी पे जा रहे हो, कुंडी के अंदर जेब फंसेगी, फट जाएगी। अरे अंकल आप दिखा भी रहे हैं वो अंकल दिखा रहे हैं, वो देखें आप इनकी जेब फट गई, अगले दिन गए थे, आपने तो ईद ही नहीं दी, इस वजह से आपको लगी है। खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, but excessive positivity is creating problems. We are not solving problems, we are confusing. एक मैंने बचपन में कहानी पढ़ी, उसका नाम था Emperor's New Clothes। आपने भी पढ़ी होगी, आजकल तो बच्चे पढ़ते ही नहीं कहानियाँ। तो Emperor's New Clothes के अंदर, to cut the very long story short, एक मुकाबला करवाया गया और 2 दर्जी ऐसे आए कि जिन्होंने पूरी कौम को मामू बना दिया और बादशाह को एक तरह से ज़ेर जामे में बाहर निकलना पड़ा। और वो लोगों को ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने ज़ेर जामा पहन रखा था, तो वो क्या था कि जब वो घूम रहे थे तो सब लोग उनकी तारीफ़ें करते, अरे वाह 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 क्या बात, क्या परफॉर्मेंस दिखाई, क्या, अरे आपकी क्या बात है। तो एक बच्चा बीच में से निकला, शायद उसका नाम अली नासिर ही था, उसने खड़े होकर कहा, अरे बादशाह सलामत, आपने तो ज़ेर जामा पहना हुआ है। तो उसको एहसास हुआ कि मैंने ज़ेर जामा पहना हुआ। बुरी बात। अच्छा, इसी बहाने आप लोग ये कहानी भी पढ़ लेंगे, आपने तो पढ़ी हुई। जी जी। तो सर आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। आई एग्री कि जो आप जिस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं वो ये है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और हम उसको जिस तरह से देख रहे हैं वो शायद एक बड़ा जनरल व्यू ले रहे हैं हम। और आने वाले वक्त में इस वॉर की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होगी, जो मसाइल आएंगे, उनको अभी से प्रीएम्प्ट करना चाहिए और उनको किस तरह हैंडल करना है एज कंट्री। और ख़ास कर अभी हम बहुत मुश्किल से कोई 1-1.5 साल के अरसे में हमारे यहाँ मैक्रो इकनॉमिक जो हमारे इंडिकेटर्स थे वो सब पॉजिटिव हुए थे और हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली जो था वो काबू में आ गया था। और हमारी ये उम्मीद बन गई है कि इंशाल्लाह ये चीज़ें अगर बरकरार रहती तो हम इसको लेकिन पोस्ट मुशर्रफ में आपको बता दूं, पोस्ट मुशर्रफ पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ बीन इन डिक्लाइन। और मैं प्रोग्राम के अंदर कई मरतबा लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूं स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आप इसलिए नहीं जाएं क्योंकि पोस्ट मुशर्रफ पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मोमेंटम था वो एक्चुअली लॉस्ट गैस, वाज आउट ऑफ गैस। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट स्लोली वी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। वर्स्ट टाइम केम इन 2014। गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि अब 2014 में अगर कैटलिस्ट ना मिला तो इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी। वो कैटलिस्ट सीपेक की सूरत में था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त धरना हो रहा था, वो एक अलहदा पॉलिटिकल क्राइसिस था। फिर 2015 में हमने रिवाइव करने की कोशिश की, बट पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ बीन इन कॉन्स्टेंट डिक्लाइन ड्यूरिंग पीटीआई, ड्यूरिंग ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक डिक्लाइन में, पता नहीं आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो ड्यूरिंग मुशर्रफ जो थी वो ये थी। वो सही था, बुरा था, अच्छा था, जैसा था,
लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री ऐसे रही है, इररिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी को। पता नहीं आप अग्री करें डिसएग्री? नहीं, ये तो देखें, मेरे और आपके एग्री करने से ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि नंबर्स यस, और वो नंबर्स बोलते हैं कि किस दौर में किस तरह तरक्की थी और उसका क्या एंगल था। मुशर्रफ के दौर में भी जो स्टेबिलिटी थी वो वॉर रिलेटेड थी और डेफिनेटली उसमें भी गलतियां थी। उन्होंने डॉलर को 10-11 साल 60 रुपए पे पकड़ के नंबर्स सर, नंबर्स के अंदर लीवर ओके नंबर्स तो 60 रुपए पे डॉलर उन्होंने पकड़ के रखा, जिसकी वजह से ना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी और पाकिस्तान में जो इंपोर्ट थी वो बहुत बढ़ गई। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही ना, और उन्होंने चेक रखा इन्फ्लेशन को। और सेकंड चीज जो उन्होंने की वो ये की कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ा दी और इंडिजिनस इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएट कर दी। बाकी गलतियां तो उन्होंने बहुत की, अली नासिर देखिए, गलतियां बहुत की उन्होंने। इन्फ्लेशन, सॉरी मैं आपकी बात को काटें कि इन्फ्लेशन जो होता है ना, देखें आपने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी, मैंने भी। इन्फ्लेशन एट मेनी अ टाइम्स इज गुड फॉर द इकोनॉमी। यस, और ये आपको पता है कि इकोनॉमीज में जहां इन्फ्लेशन आता है वहां पर ग्रोथ के मौके, मतलब इट्स सो नेचुरल, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ रियलिटी जी। It's the economy. It's this reason why companies invest. Inflation Exactly. is the major incentive for companies to produce. Economics question 1. जी. What to produce, how to produce, when to produce. Exactly. Something like that. So many. Exactly. तो अब सिर्फ ये कहना कि जी इन्फ्लेशन की वजह से हमको ये नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी एक महदूद स्टडी की वजह से ऐसे कमेंट्स कर देते हैं। बट आई एम हैप्पी कि आप चूँकि पढ़ते हैं और चीज़ों का आपको अदराक है कि कौन सी सिचुएशन क्यों पैदा होती है। जी। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है, अगर ग्रोथ हो तो फिर इसका ज्यादा मसला नहीं है, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो किसी तरह कॉम्पनसेट कर रही है, मेरा जहां तक ख्याल है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखें जो मौजूदा सिचुएशन में पाकिस्तान है ना, उसमें तो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा पाकिस्तान को, वो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है शायद वो फौरी तौर पे रेमिटेंसेस से आ सकता है, अगर गल्फ में डिस्टर्बेंस जो है वो और ज़्यादा हुई। और वो रेमिटेंसेस ऐसी चीज़ें गो के इन 1 महीने में हमारी रेमिटेंसेस जो हैं उसमें इजाफा हुआ है। और अच्छा पहलू ये है कि गल्फ में और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ ने ये डेफिनेटली रियलाइज़ किया होगा कि पाकिस्तान के पास वो स्किल्स हैं, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के पास वो स्किल्स हैं, वो स्कूल्स हैं, वो टेक्नोलॉजी है जो इस खित्ते में एक पायदार अमन के लिए उनकी खिदमात जो हैं वो पूरा गल्फ, पूरा अरब कंट्रीज़ जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आ गया, एक बड़ा अहम बैंकिंग का नुक्ता है। मैं चाहूँगा कि पेशकार भी इसे हाईलाइट करें। बड़ी अहम ये चीज़ है बैंकिंग के रेफरेंस से। मैंने कहा सॉरी, इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। जी। एक समझें कि थोड़ा सा डिटोर है लेकिन ज़रूरी है, आपके आने की वजह से मैं उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ कहलाती है एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो, ठीक, ADR। सर, बैंक मुनाफे में, 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। बात यह है कि ADR यानी एडवांस डिपॉजिट रेशियो के मामलात तो कहीं और हैं। तो आप क्या करें कि फिर बैंकिंग लाइसेंस शारिक वोरा और अली नासिर को भी दे दें। हम भी अपना बैंक खोल के बैठ जाते हैं, शारिक एंड अली बैंक, क्योंकि हमने करना कुछ भी नहीं है, टेंशन की कोई आपको बात ही नहीं है। पब्लिक से डिपॉजिट लेंगे और सीधे उठा के स्टेट बैंक के पेपर्स में लगा देंगे, है ना, तो मतलब गवर्नमेंट पेपर में लगा देंगे। तो फिर टेंशन की क्या बात है? उधार हमने देना नहीं, पैसे हम काउंटर पे वसूल करेंगे, शाम में रिपोर्टिंग के अंदर बता देंगे हमने लिया, लैंडिंग तो हमने करी नहीं। तो फिर बैंक खोलें। शारिक साहब, क्या ख्याल है? बड़ा अच्छा बैंक बन जाएगा ऐसे बैंक, है ना? I agree, तो फिर हम कोई काम ही नहीं करते, हम भी बैंक खोल लेते हैं। ADR की तो परवाह ही नहीं किसी को। जरा इस पे जरा डेफिनेटली आई एग्री कि पाकिस्तान में जो बैंकिंग का रोल है वो कॉमन मैन को और इंडस्ट्री को और बिजनेस को हेल्प नहीं करता है जी। वो एक पोस्ट ऑफिस ज़रूर है कि मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट नेगोशिएट कर लिया या लेटर ऑफ क्रेडिट एस्टैब्लिश कर दिया फॉर इम्पोर्ट और फॉर एक्सपोर्ट में। वो भी मैं कंपेल्ड नहीं हूँ, एज अ बैंक मैं कंपेल्ड नहीं हूँ। वो तो क्लाइंट की डिमांड है तो मैं करूंगा, वरना आई एम नॉट कंपेल्ड।
और हम 90% जो लेंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करते हैं बैंक्स, और उसकी सारी जो डिविडेंड्स हैं, जो इंटरेस्ट इनकम है, वो ज़ाहिर है बैंक की बैलेंस शीट्स में रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, बैंक्स के शेयर बढ़ रहे होते हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बट इकॉनमी में उसका रियल क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो, यू आर राइट, कि क्या अगर बैंक का कोई रोल अच्छा था तो क्या पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो 30% से बढ़कर 46% क्यों हो गई? और स्टैट्स बता रहे हैं, और अगर पाकिस्तान में बैंकिंग का कोई अच्छा रोल था तो पाकिस्तान में फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बजाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ? तो फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने उठाकर पैसे बैंक के पास डिपॉजिट रखवाने और फिर बैंक ने उठा के वो स्टेट बैंक को दे देने या गवर्नमेंट पेपर्स में लगा दें, बात खत्म। ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आप इसको संजीदगी से सोचिएगा। हम बैंक खोल लेते हैं, यकीन करें, एंड वी आर अंडर नो कंपल्शन। एलसी खोलनी खोलो, वरना रिफ्यूज कर दो क्लाइंट को, हम नहीं खोल सकते, आप फलाने के पास खुलवा लो। गलत बोल रहा हूँ? आपने खूब स्टडी की है, लगता है कि आपने। देखिए, मैं यही सोचता रहा हूं कि भाई बैंकिंग के ऊपर बात करूंगा तो क्या बात करूंगा, तो मैंने जहन पे जब जोर दिया तो मैंने सोचा एडीआर के ऊपर तो किसी ने बात की ही नहीं। जो काम टोटल बैंक का है वो तो उधार देने का, कर्जा देने का, बल्कि उधार देने का, क्योंकि कमर्शियल बैंक का काम वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग करना है। अगर इनकी फैक्ट्री है, इनकी मिल है, कहते हैं ये हमें रोजमर्रा के काम के लिए पैसे चाहिए, तो देन आई एम सिटिंग हियर टू गिव दीज पीपल वर्किंग कैपिटल so that their potential and capacity increases. Project financing नहीं, working capital. That means they should not have any hindrance in doing their day-to-day work. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो पैसे मैं इनको नहीं दूंगा, वो मैं रियासत को दूंगा, स्टेट बैंक को दूंगा, गवर्नमेंट पेपर में लगाऊंगा, मेरी हेडेक ही खत्म। शारिक साहब काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन काम कर रहा है, नहीं कर रहा, आई डोंट केयर। आई टुक द डिपॉजिट, आई गिव इट देयर, आई गिव यू द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी बैक एज प्रॉफिट, as you are my depositor, खातेदार हैं, I'll give you the least amount of interest and I'll collect KIBOR plus whatever, or KIBOR whatever the rate is going. Am I correct? जी जी बिल्कुल। ये आप सोचिए इस बारे में, कारोबार बहुत अच्छा है, I'm convincing you। आप बैंकिंग का काम शुरू करें, ये काम सारे छोड़ दें, मुनाफा ही मुनाफा। बट बैंकिंग सेक्टर भी देखें टैक्स में बहुत बड़ा खुश कंट्रीब्यूशन लिबास करता भी है, अंग्रेजी भी अच्छी बोलते हैं, पीआर भी बहुत अच्छी है, ऐसे ही लोग तो बैंकर हैं, तो हम भी बैंकर बन जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें बैंक जो हैं वो टैक्स रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इनकम टैक्स सबसे ज्यादा लगता है इनका, सुपर टैक्स भी लगता है, टैक्स भी देते हैं बैंक्स, और डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सैलरियां भी सबसे ज्यादा लेते हैं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सैलरियां भी सबसे ज्यादा भी लेते हैं, डेफिनेटली प्रिविलेजेस भी सबसे ज्यादा लेते हैं, अमेंडमेंट्स भी इनकी सबसे ज्यादा होती हैं, कंपनसेशन पैकेज भी इनके सबसे ज्यादा होते हैं, इनके एम्प्लॉइज के पास लोन्स भी सबसे ज्यादा होते हैं, इनके पास गाड़ियां भी सबसे ज्यादा जबरदस्त होती हैं। बट सारी चीजें बताएं, सारी बताएं आप। तो आपने तो फिर वो पहलू को भी उजागर कर दिया ना कि बैंकिंग जो इंडस्ट्री है या बैंकिंग सेक्टर जो है वो डेफिनेटली जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, लाइफ स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करने में मदद तो कर रहे हैं ना उनके। हाँ, और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो भी आप देखें तो दे आर वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल सेक्टर इन दिस कंट्री। But the issue is then someone has to bring this up, that the banks are responsible for economic progress of this country. They are not here for borrowing back to the government. Sir, problem थोड़ी सी है, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपके सामने रखता हूँ। असल में मसला ये कि अभी पाकिस्तान को ज़रूरत है जनाब एमनेस्टी स्कीम की। मुझे पता है आपको एमनेस्टी के लफ्ज़ से नफ़रत है आपको एमनेस्टी के लफ्ज़ से, लेकिन प्रॉब्लम ये कि मशरिक़ वस्ता में हो गई जंग, अब लोगों ने लाना है वहाँ से पैसा वापस। अगर आपने एमनेस्टी स्कीम नहीं दी तो ये पैसा स्पेन चला जाएगा, पुर्तगाल चला जाएगा, बरतानिया चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा और किसी मुल्क चला जाएगा, कोई मसला नहीं, वो ले जाएंगे, ठीक है। एंड आई एम श्योर दे विल हैव परफेक्ट रीजंस टू जस्टिफाई। बाहर के ममालिक के एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स का आपको पता नहीं है कैसे वो वाइट करते हैं, ठीक है ना। अब छोड़ दें, अब मैं क्या आपके सामने बातें करूँ, मुनासिब नहीं है, ठीक है। हम वही मुल्क हैं जिन्होंने बीसीसीआई बैंक बनाया था, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट बैंक। तो ये इस बारे में छोड़ दें कि किस तरह से वो पैसा जाएगा, पहुंचेगा, इसमें बड़े बड़े बैंक भी कभी कभार इन्वॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप मजबूर हैं, आप अगर पैसा वापस पाकिस्तान मंगवाते हैं तो बैंकिंग चैनल से आएगा या फिर थ्रू प्रॉपर चैनल आएगा। जो आएगा आपने वाइट की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, वाइट के चक्कर के अंदर आपने इकोनॉमी को ब्लैक बना दी। ब्लैक नॉट इन ओरिएंटेशन बट ब्लैक बाय परफॉर्मेंस।
ठीक है, तो बुरा ना माने, इट्स हाई टाइम वी रियलाइज इफ़ यू वांट द मनी बैक फ्रॉम दीज अरब कंट्रीज, पर्टिकुलरली दुबई, you will have to definitely have an amnesty scheme to get that money back. जी अली नाज़िर, देखिए इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं बुनियादी तौर पर ये जो एमनेस्टी स्कीम है, क्योंकि मैंने इसको बहुत स्टडी किया है, इस पर रिसर्च की है, तो एमनेस्टी स्कीम ने कभी भी पाकिस्तान में कोई पॉजिटिविटी इन इकोनॉमिक टर्म्स नहीं लाई, ना जनरेट की ना क्रिएट की। हमने कोई 50 किस्म की एमनेस्टी स्कीम्स दी, उसका फ़ायदा उन लोगों को हुआ जिन्होंने पिछले 5 साल में बेतहाशा ब्लैक मनी कमाई, रिश्वत से कमाई, किसी और कमीशन से कमाई, पता नहीं कैसे कैसे उन लोगों ने अपने पैसे जो हैं वो एमनेस्टी स्कीम के थ्रू वाइट कर लिए। किया क्या उन्होंने घर खरीद लिया, गाड़ियां खरीद ली, ट्रैवल पे ख़र्चा कर दिया, तो आपकी जीडीपी में उस एमनेस्टी स्कीम का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। नॉट वन सिंगल एमनेस्टी स्कीम हैज़ हेल्प यू to do something good for the economy। देखिए जब आप So you are against it? I am totally against it। मैं ये कहता हूँ कि वो मेहनतकश पाकिस्तानी जो बाहर से पैसा लाते हैं उनको एमनेस्टी स्कीम्स की ज़रूरत नहीं है। देयर मनी इज़ ऑल वाइट, इज़ ऑल जेन्युइनली अर्न, हार्ड अर्न उनकी मनी है रोशन डिजिटल अकाउंट में, और आज भी जो आपके पास रेमिटेंसेज आती हैं वो सब डिक्लेयर्ड होती हैं। लेकिन बाहर जो पैसा गया वो तो काला पैसा गया है ना, तो वापस लाना है ना, कैसे लाएं आप? देखिए बाहर जो पैसा गया है वो आपका डॉलर पाक रुपी की जो पैरिटी है वो ठीक हो रही है, पैसे वापस आ रहे हैं और लोग ला रहे हैं। आपको शायद ये मालूम होगा, लेकिन आप लाने नहीं देंगे ना, आप लाने नहीं दे रहे। नहीं, जो देखें ऑफिशियल वो लाएगा, आप उसको कहेंगे तुम ब्लैक लाए हो। लेकिन अली नाज़िर, जो ऑफिशियल सोर्सेज से हमने पैसे बाहर भेजे वो हम ऑफिशियल सोर्सेज से वापस ला सकते हैं। नहीं, वो ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं गए ना, वो हुंडी, हवाला और इस तरह से गए हैं। नहीं, ऑफिशियल से भी गए। आम नहीं, ऑफिशियल से लोगों ने इतने फ्लैट थोड़ी खरीदे हैं सर। दुबई के अंदर बिल्डिंगें भरी हुई हैं पाकिस्तानियों की, इतने बड़े बिजनेसेस हैं, ये आपको खुद पता है। हमारे मनी चेंजर यहाँ आते रहे हैं, उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ आते रहे हैं, उनके चेयरमैन आते रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे कागजात में तो नहीं गए इतने पैसे बाहर। तो सर हर बिल्डिंग के अंदर आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दुबई के अंदर इधर उधर यूएई के अंदर मिला देता हूँ। आप देखिए बिल्डिंगें पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगालियों, श्रीलंकाओं में भरी हैं, तो पैसे कहीं ना कहीं से तो गए हैं ना। इट्स नॉट थ्रू। तो अगर आई एम श्योर कि आपकी नॉलेज हमेशा नहीं, मैं तो फेसबुक देखता हूँ कौन कौन बिजनेसमैन ईद पर गया और किस किस के कहाँ मकान है, मैं ये देखता हूँ। इस दफ़ा ईद पे जा नहीं सके। बट अगर इस तरीके से पैसे गए तो और इसी तरीके से अगर वापस आएंगे तो मेरे ख्याल में फिर कोई उसमें कदगन तो नहीं है ना, कि अगर आपका वो कहना ये है कि बरकत नहीं है उन पैसों में? नहीं आए कदगन, मैंने कहा नहीं है, वो वापस ला सकते हैं अगर वो ऑफिशियल नहीं लाना चाहते और किसी और तरीके से लाना चाहते हैं तो वो बट जैसे लेकर गए थे वैसे ही ले आए, वैसे ही ले आएंगे ब्रीफ केस में और या जो ब्रीफ केस को फैसिलिटेट करते हैं वो भी बदलते देर नहीं लगती, कभी भी बदल जाता है सर। हमने तो बट माय पॉइंट इज कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी का जो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू पैसा आना है या आएगा इंशाल्लाह, उसको प्रोडक्टिव इकोनॉमी में जाना चाहिए, उसको इंडस्ट्री में। हाँ, गवर्नमेंट को ये एमनेस्टी देनी चाहिए कि बाहर से आने वाला पैसा अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो उसको 10 साल इनकम टैक्स नहीं देंगे, उसको हम ये इंसेंटिवाइज करेंगे। लेकिन वो तब है अगर पहले वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हम जैसे, उनको तो बिजली दे दें। कराची जैसे शहर में इंडस्ट्री के पास बिजली नहीं है, कराची जैसे शहर में 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, बिलिंग के इश्यूज़ हैं, सप्लाई के इश्यूज़ हैं, क्वालिटी ऑफ जो सप्लाई है उसके इश्यूज़ हैं। तो द पॉइंट इज़ कि ये पूरा जो सब्जेक्ट है ये एज ए होल डिस्कस होगा। यस, इस सिचुएशन में स्पेशली जो वॉर के बाद सिनेरियो डेवलप होगा और अगर उसमें पाकिस्तान के पास रेमिटेंसेस बढ़ती हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बढ़ता है, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान की रेमिटेंस भी बढ़ेंगी, जिसके बहुत सारे चांसेस हैं। बहुत सारे ऐसे मिडल ईस्ट के, अरब कंट्रीज़ के ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स की इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई थी, और इस सिचुएशन के बाद मैं समझता हूँ वो पाबंदियाँ भी खुल जाएंगी तो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बेहतर भी हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपको बुरा ना मानिएगा, लेकिन like I said, I like to see the worst in someone and the best in someone also. एज अ स्टूडेंट, जब टीचर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, बच्चे कहते हैं सर आप इतनी मोहब्बत, प्यार और शफकत से पढ़ाते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, हमें जो बच्चा फेलियर भी होता है आप उसको इतना प्रॉप अप करते हैं, वो
मेरी क्लास में जो फेलियर बच्चे होते हैं ना, यकीन करो सबसे अच्छा ग्रेड उनका आता है। वो खुद परेशान होते हैं, उनके माँ बाप परेशान होते हैं कि ये बच्चा इतना नालायक है, आपकी क्लास में कैसे पढ़ गया। मैं उसको फुल कॉन्फिडेंस से भर देता हूँ। लेकिन जब मैं टीवी पे आता हूँ ना, आई ट्राई टू थिंक ऑफ द वर्स्ट इन व्हाट कैन बी देयर और कैन हैपन। आई शो यू अ ग्रिम पिक्चर। द ग्रिम पिक्चर इज दैट इफ द सिचुएशन एस्केलेट्स इन द मिडल ईस्ट, गॉड फॉरबिड, गैब का इल्म किसी के पास नहीं, किसी इंसान, किसी बशर के पास नहीं, सिर्फ मेरे रब के पास है। मुशाहिदे की बुनियाद पर, तजुर्बे की बुनियाद पर, इफ़ इट एस्केलेट्स, गॉड फॉरबिड, ओनली प्रॉब्लम इज दिस इन्फ्लेशन एंड वर्स्ट if we get embroiled into it, which God forbid if it does escalate, will be our compulsion। क्योंकि हम सिर्फ अभी पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के चक्कर में आपको पता है ना वो अंदर हो गया, अभी तक बाहर नहीं निकला, उसका नाम भी नहीं ले सकते टीवी पे। ये बात देखा हमने, वो पॉजिटिव पॉजिटिव था, एवरीथिंग इज ओके, याद है वो डायलॉग, एवरीथिंग इज ओके। तो भाईजान तब मुझे याद है आज भी, मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊंगा, 2020-21 की बात है, 2020-21 की पीटीआई की गवर्नमेंट थी। मैं यहीं बैठ के मैंने नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ की, मैंने इसहाक डार साहब की तारीफ़ की। यकीन करो लोग मेरे पीछे पड़ गए यार, ये सारे बिजनेस लीडर जितने थे, बुरा नाम आप नहीं थे तब, मतलब ये सारे बिजनेस लीडर हर तकरीब के अंदर ये फलाएं, वो जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना नून लीग के सपोर्टर्स के लिए, ये तो वो है, ये तो वो है, ये हमारे लीडर फलाने के खिलाफ है, वो फलाना इसलिए बोल रहा हूँ, अंदर है ना अभी उसका नाम नहीं ले सकते। तो मैं यार परेशान, मैंने कसूर क्या किया है? मैंने नवाज शरीफ साहब की खाली तारीफ़ कर दी कि वो एक विजनरी आदमी हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, उनकी कारकर्दगी अच्छी रही। मैंने सिर्फ यही बोला कि असद उमर साहब ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, इसहाक डार साहब इनसे कहीं कदरे बेहतर वज़ीर ख़जाना थे। यकीन करो यार मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, ये बिज़नेस लीडर क्या माशरे के सारे लोग मेरे दुश्मन बन गए। आज आप देखो इतनी सेल्फियां खींचते हैं जा जा के उनके पास कि मुझे शर्म महसूस होती है। अब मुझे पता लगा है कि इंग्लिश में मुनाफकत किसको कहते हैं। इंग्लिश में मुनाफकत कहते हैं ना इसको, जिसकी कुर्सी उसको सलाम, चढ़ते सूरज को सलाम, चढ़ते चांद को सलाम। सर सॉरी इसीलिए तो मंजन बिक रहा है मेरा, वरना बिजनेस का शो कौन देखता है? इसीलिए तो वायरल हो जाता हूं मैं, ये बातें करता हूं ना, आपको बता रहा हूं मैं। ये बात ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने टीवी के ऊपर ये बात की कि ये रिकॉर्ड में बात है कि 2020 के अंदर लॉकडाउन के दौरान जब आप लोगों ने राइट ऑफ कर दिया जरदारी साहब को, मैंने क्या बात की थी, टीवी के ऊपर बात की थी। यहां पर एक बड़े मशहूर बिजनेस लीडर बैठे थे, मैंने कहा अगले सदर इस मुल्क के सदर जरदारी साहब। ऑन रिकॉर्ड कोई कह सकता है टीवी के ऊपर यह बात? जरदारी साहब के ऊपर पता नहीं तब कैसे कैसे इन लोगों ने इल्जामात लगा के क्या क्या चीजें ये कर रहे थे, और अकेला टीवी एंकर अली नासिर उसने बोल दिया टीवी के ऊपर अगला सदर आसिफ अली जरदारी साहब। नाउज़ुबिल्लाह गैब का इल्म किसी के पास नहीं है, मेरे रब ने मुशाहिदे और तजुर्बे की जो थोड़ी बहुत सलाहियत दी है। वक्त कभी भी बदल सकते हैं। कल भी मैं प्रोग्राम में कह रहा था, आपको शायद याद हो, 7 बजे शाइस्ता जैद साहिबा खबरें पढ़ा करती थी, अचानक उन्होंने बताया कि आज बहावलपुर के अंदर 17 अगस्त सॉरी गलत बात मैंने कर दी। अच्छा, गुलाम इसहाक खान साहब भी बड़े अच्छे आदमी थे वैसे, आपको याद होगा। खैर एनीवे, लोग तो सारे ही अच्छे हैं पाकिस्तान में, एक मैं ही बुरा हूँ। यहाँ वापस आते हैं मौजू की जानिब। मैं आपके साथ डिस्कस ये कर रहा था कि फर्स्ट सिनारियो इफ कम्स थ्रू, द ओनली प्रॉब्लम इज पाकिस्तान्स इंडिजिनस रिसोर्सेज ओनली अलाउ अस फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1/3 of fuel indigenously, and as far as natural gas goes, our production capacity is severely hurt, and most of our gas wells are now depleted, and most of the gas is not being produced at Sui, it is being produced here in Sindh. Wrong, right? Solution. जी बिल्कुल, देखें सिंध जो है वो हमारा सबसे बड़ा एनर्जी कॉरिडोर है, सिर्फ गैस के लिए नहीं, ऑयल के लिए भी। और ये बात तो मेरे ख्याल में आम हर मीडिया पे हर जगह पर लिखी हुई है कि सिंध जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है। अब हमारे यहाँ जो सिचुएशन पाकिस्तान में डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ दिस वॉर, उसको मेरे ख्याल में अली नासिर अगर हम ज़्यादा अहमियत दें, उसको फोकस करें और उसको रिलेट करें अपनी इकॉनमी के चैलेंजेस से, तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई बेहतर सूरत हाल निकल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
हमको अब ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने रीजनल कंट्रीज़, ख़ासकर जो ईरान है, इन वेरी नियर फ्यूचर ईरान को इस वॉर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो ये होगा कि वो सैंक्शंस से बाहर आ जाएगा। उसको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उसका जो ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पे बिकेगा, और पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान जो है वो लेस ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट पे डायरेक्ट ईरान से गैस एंड ऑयल दोनों इंपोर्ट कर सकेगा, बिकॉज सैंक्शन नहीं होगी तो बैंकिंग चैनल बहाल हो जाएंगे। यानी और फॉर्मल इंपोर्ट कर सकेगा। तेल तो अभी भी आ रहा है वहां से, लेकिन थ्रू ग्रे चैनल्स आ रहा है। ग्रे चैनल्स आ रहा है, वो स्मगल होके आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो ये है कि वो फिर हमें नहीं करना पड़ेगा। जी, और हमारी जो IPI जो इंडिया पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान इंडिया जो पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, वो फाल हो सकती है। जी जी। और अगर वो फंक्शनल हो जाती है तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है वो रिवाइव हो सकता है। हमारे पास टापी भी है, बाय द वे, हमारे पास टापी, एग्जैक्टली, वी हैव टापी आल्सो। एंड देन जो आपको रेवेन्यू मिलेगा टोल से, नॉट ओनली ये कि आपको ईरान से सस्ती गैस मिल सकती है, बल्कि जो इंडिया को जाएगी तो उस पर जो आपको महसूलात मिलेंगे उससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो सेंट्रल एशिया का रास्ता है वो फिर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ाल हो सकता है। और मैं हमेशा से नाजरीन आपको ये बताता रहा हूँ कि वाह खान प्लेटो जो है ये तारीखी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो ये ड्यूरेंट लाइन की वजह से अनफॉर्चुनेटली ये वाह खान प्लेटो जो है इट वाज बेसिकली गिवन टू अफगानिस्तान बिकॉज इट वुड सर्व एज अ बफर बिटवीन अस एंड रशिया। नाउ सिंस USSR इज़ नो लॉन्गर देयर इन वट एवर शेप एंड फेस इट वॉज, तो मेरे ख्याल से वाह खान के ऊपर वी शुड हैव मीनिंगफुल डायलॉग एंड वी शुड इंश्योर कि राहदारी हमें वहाँ पर मिले। आई थिंक एट इट्स नैरोएस्ट इट इज़ ओनली ए फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान, इफ आई एम करेक्ट। वी कैन गेट whatever we want through this economic corridor. I hope that peace prevails in this region. मैं कभी भी जंग के फेवर में नहीं हूँ किसी भी मुल्क के साथ, ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, बिकॉज कभी वो गुड हो जाते हैं, कभी वो बैड हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है कि अफगानिस्तान के ऊपर जब इन तालिबान का कब्जा हुआ तो पाकिस्तान में मीडिया पर इतना डिस्को डांस हुआ, इतना डिस्को डांस हुआ, नाच गाना हुआ। अकेला मैं स्ट्रेट फेस के साथ बैठा हुआ था उस दिन, मुझे याद है 15 अगस्त का दिन था, 4 साल पहले की बात है ये। तो अकेला मैं था, हुआ सिटिंग विद स्ट्रेट फेस के जो कुछ हुआ है ये आउटकम इसका बड़ा डिजास्टर्स होगा। बाकी हर टीवी प्रोग्राम आप निकाल लें, हर टीवी एंकर और हर प्रोग्राम की डिस्कशन का ट्रांसक्रिप्ट निकाल लें, सब लोग डिस्को डांस कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर जब ये वाकया पेश आया। और मैंने ख़ास तौर पे कहा कि ये गुड बैड वाली बहस में नहीं पड़ो, यह हमारे लिए बड़ा डिजास्टर्स होगा आगे जाके। और कल अंकल आंटी काफ़ी इकट्ठे हुए थे शहर के एक जगह पर, उनमें से बहुत सारे अंकल आंटी मुझे आज भी याद है। ये अंकल आंटी वही थे जो 4 साल पहले जो थे वो कह रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, और ये भी उस भंगड़े और डिस्को डांस का हिस्सा थे। कल ये कह रहे थे पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, वहाँ पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, तब बोल रहे थे कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं होनी चाहिए। भाईजान, मैं सुबह शाम ऐसी ना कोई चीज़ पीता हूँ ना खाता हूँ जिसकी वजह से मेरे होशो हवास खो जाएँ और मैं अपनी बात बदल दूँ। मेरे पास वक्त में कम मुख्तसर होता है प्रोग्राम के अंदर। मैंने आज मेहमान हमारे बड़े नरम गो थे, इस वजह से मैंने इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया कि ये जो हैं वो किसी प्रॉब्लमेटिक इशू के अंदर फंसे, और ये पॉलिटिकल आदमी हैं भी नहीं, बड़े साफ गो और अच्छी कॉन्वर्सेशन करने वाले। थैंक यू सर, आप शो में शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच। बड़ी प्रोडक्टिव इनपुट रही, आप हमेशा की तरह बहुत बैलेंस्ड, और यू पुट योर फुट ओनली ऑन सॉलिड ग्राउंड, और मैंने वैसे भी आपको कहीं कच्चे में पैर रखने ही नहीं दिया। तो आपका शुक्रिया अदा करते हुए वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।